कैसे बिना कोई रास्ता जाने और बिना कोई लोकल गाइड के एक बर्फीले पहाड़ पर अकेले चढ़ने का फैसला, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। सुनने में तो ये पागलपन लगता है, पर यही पागलपन मेरे पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट डिसीजन कैसे बन ऊपर जाता जाना है, है। चलिए देखते अच्छा। हैं। मनाली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर लाहौल स्पीति वैली में है एक ऐसा गांव जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, क्योंकि ये गांव इतना खूबसूरत होने के बाद भी यहाँ के इन बर्फीली पहाड़ियों में कहीं छुपकर रह जाते हैं। हम लोग जा सकते हैं ऊपर? और ये गांव है त्रिलोकीनाथ। और इसी गांव में है लाहौल वैली का सबसे प्राचीन मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर। और इस मंदिर को और खास बनाती है ये बात कि यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग एक ही छत के नीचे पूजा करने आते हैं। और यहाँ तक पहुँचने का मेरा सफ़र शुरू होता है हिमाचल के मंडी शहर से। मंडी से सिर्फ 3 घंटे का ये खूबसूरत सफ़र करके मैं पहुंच जाता हूँ अटल टनल, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे लंबा टनल है। पर इसे सिर्फ एक टनल कह देना शायद सही नहीं होगा। ये लगता है जैसे कोई जादुई पोर्टल की तरह हो, क्योंकि सिर्फ 9 किलोमीटर का ये सफ़र दो बिल्कुल अलग दुनिया को जोड़ता है। एक पल आप मनाली के ग्रीन वैली में होते हो और दूसरे ही पल आप एक अलग दुनिया में कदम रख देते हो। लाहौल एंड स्पीति वैली। ये भाई पलम धारा, कभी भी आप यहाँ आओ, मैं हूँ चाहे नहीं। हाँ, आपका नाम ले। देखना इधर अभी। अरे मेश्वर जी नमस्कार। ये था फिर रोड, इतने गंदे रोड होते थे भाई, मतलब दुनिया भर का रिस्क होता था इन रोडों में। सिंगल रोड होते थे भाई। तो अब देखो आप रोड क्या, मंडी के रोड से तो 100 गुना बढ़िया रोड है ये देखो। और भाई इसके बाद जो मतलब दारचा के बाद जो काम होता है ना रोड का, वो रोड होता है हर साल कटिंग होती है उसकी, मतलब रोड की जैसे एरिया है ना, जैसे हुई है, जैसे टायरिंग हुई है, फिर उखाड़ते हैं, हर साल नहीं पड़ती है, हर साल। ये जिस्पा जाने का रास्ता कहाँ से जाता यही रास्ता है। अच्छा। जहाँ से हम लेफ्ट टर्न करेंगे वहां से आगे लेह लद्दाख की। इस वैली की बर्फ से ढकी हुई इन पहाड़ियों को देख के ऐसा लगता है मानो यहाँ वक्त थम सा गया हो और ये पहाड़ अपनी कोई पुरानी कहानी कह रही हो। आप अगर ये सफ़र पहली बार कर रहे हो तो आपको लगेगा आप किसी और दुनिया में आ चुके हो। ये जो आगे खाली ज़मीन दिख रही है ना आपको, यहाँ पे ये लोग खेती करते हैं, आलू की, गोभी की। बहुत कम जगह रहता है ऐसी जगह में ना खेती करने के लिए, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे जगह इन्होंने, अभी तो बर्फ़ से ढका हुआ है, तो अभी तो यहाँ पे ग्लेशियर ऊपर से गिरा हुआ है। और इन्हीं पहाड़ियों को देखते देखते मैं पहुंच जाता हूँ उदयपुर, जो कि लाहौल वैली के चंद्रभागा नदी के किनारे पे बसा हुआ ये खूबसूरत गांव है। और आज यहीं रुक के मैं कल सुबह त्रिलोकीनाथ गांव के लिए निकलूंगा। अगली सुबह मैं निकल जाता हूँ उदयपुर से त्रिलोकीनाथ के लिए, जो कि सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ लोग साइकिलिंग पे निकले, अभी मुझे कुछ आर्मी के लोग भी मिले थे। यहाँ पे आई थिंक कुछ वर्कर्स का घर जैसा दिख रहा है, एंड आगे ट्रक्स, डोजर, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इनका वॉशरूम भी आप देखेंगे तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, सिंगल सिंगल, यहाँ पे आई थिंक ये सारा इनका वॉशरूम है। बिना कोई प्लान
और इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल दिन में से एक होने वाला है। तो भाई जी को मैंने लिफ्ट मांगा एंड इन्होंने आराम से रोक दिया एंड मुझे कुकुमसेरी ड्रॉप कर दिया। तो जी त्रिलोकनाथ जाने के लिए कहाँ से रास्ता मुड़ेगा? तो जैसे आप कुकुमसेरी क्रॉस करके ये मोड़ से आगे आएंगे, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है एंड इसके नीचे से रास्ता है जो कि आगे जाके पुल पर निकलती। सामने जो ब्रिज दिख रहा है इससे हमें उस पार के लिए निकलना है। ये पुल ऊपर कुकुमसेरी से इस साइड त्रिलोकनाथ जाने के लिए गांव को कनेक्ट करता है। एक पुल मैं आपको और दिखाता हूँ जो आई थिंक पहले लोग यूज़ करते थे। ये पुल देखिए, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है एंड बीच में तो इसका पार्टी गायब है, लकड़ी का है नहीं कुछ। हम लोग जा सकते हैं ऊपर? ये अभी मैं पहुंच गया हूँ हिंसा गांव, वहाँ ऊपर वो है त्रिलोकनाथ। ऊपर तक कहाँ जा पाता हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है। हाइक करते करते मैं पहुंच जाता हूँ एप्पल के बगीचे में, जो अभी ऑफ सीजन होने की वजह से सूखे पड़े हैं। और यहाँ के एप्पल फेमस है इनके अच्छी क्वालिटी के लिए। यहाँ के ए ग्रेड एप्पल या तो बाहर जाते हैं या तो फिर 5 स्टार होटल्स में जाते हैं। ये सारा हिंसा गांव है। ये हालत हो रखा है, अब इसको आइस में ही घुसना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है। 2 घंटे के हाइक के बाद मैं पहुंच जाता हूँ त्रिलोकीनाथ विलेज। यह है त्रिलोकनाथ जी का मंदिर। और वहाँ पहुँचते ही मेरी नज़र जाती है बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए इस पहाड़ पर। उस पहाड़ को देख के पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज़ आई, चल ऊपर तक चढ़ते हैं। ना मुझे ये पता था कि ऊपर कोई रास्ता है और ना ये पता था कि मैं ऊपर तक पहुँच भी पाऊँगा या नहीं। बस अंदर की उस आवाज़ को हाँ बोलकर मैं चल पड़ा पहाड़ की तरफ। ये सारे यहाँ के खेत हैं जो कि अभी बर्फ़ से ढके हुए, पर सीज़न में आपको दिखेगा यहाँ आलू, मटर, गोभी, प्याज और एप्पल्स की खेती। पता नहीं था कि एक मोमेंट का डिसीज़न मेरी इस पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट डिसीज़न होने वाला है। यहाँ पर एक पत्थर का घर जैसा बना है। अभी पता नहीं इसमें अंदर लोग रहते हैं या ये अनाज जो ये लोग यहाँ पे उत्पादन करते हैं उसको स्टोर करने के लिए है। और मेन गेट पे भी ताला लगा हुआ है। नीचे यहाँ पे पराली है। और फिर मिले मुझे इसी गांव के 2 लोग जो ऊपर अपने घर से बर्फ साफ करने जा रहे थे। तो आज कितने दिन बाद जा रहे हो बर्फ़ हटाने? 4-5 दिन बाद। और कितना टाइम लगेगा बर्फ़ हटाने में? कितना लगेगा, कितना है टेम्परेचर? अच्छा, वो जो घर जैसा दिख रहा है वहीं पे? हाँ हाँ, ये पूरा अच्छा, सारा बर्फ़ में ढक गया है तो। इससे बहुत बर्फ़ होती थी? बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, बहुत सीढ़ी लगा के जैसे गड्ढा निकालेंगे, हाँ 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 हाँ। सीढ़ी लगा के नीचे जाना पड़ रहा था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी जगह पर घर कैसे हो सकता है, पर फिर इन्होंने कहा कि चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आसपास में कुछ नहीं है लेकिन एक घर है यहाँ पे, और देखिए घर कैसे बर्फ़ में अंदर घुस गया है। अभी हम लोग घर की छत पे, कोई देख के नहीं बोलेगा कि घर का छत है।
यहाँ कोक से पूजा होता है। अंदर सब कुछ है। हमारे जैसे पितृ पत्र होते हैं ना, हाँ हाँ उनको दे देते हैं जैसे जो भी है नेचर को। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। जितने भी देवी देवता हैं। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने ऊपर चढ़ते वक्त पूरी और चाय मिलेगा। तो हमारे भाई जी ने मुझे बोला कि पूरी भी खा लो, क्योंकि ऊपर चढ़ के वापस आना है, तो शरीर में ताकत तो चाहिए। मुझे नहीं पता था कि एक रैंडम मुलाकात दोस्ती में बदलने वाली है। मैंने फिर कुछ देर भाई जी से बातचीत की, समझा कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है और कितना डिफ़िकल्ट है ऐसी जगह पर रहना। टूरिस्ट के लिए तो ऐसी जगह कोई जन्नत से कम नहीं, पर क्या जो लोग ऐसी जगह में रहते हैं उनके लिए भी ये जगह जन्नत है? यहाँ पे हमारे दोनों भाई जी अपनी छत की बर्फ़ को साफ़ कर रहे हैं, और भाई जी से मैंने काफ़ी सारे बातचीत की। इन्होंने बताया कि गर्मी में ये यहीं पे रहते हैं, क्योंकि ये जो भी एरिया दिख रहा है ये सारा खेती के लिए। तो कभी कभार इनको नीचे जाने का मन नहीं किया, यहीं रुकने का मन किया, यहीं रुक जाते हैं। कभी कभार इनको पार्टी करना रहता है तो यहीं रुक जाते हैं। मैं ऊपर की तरफ निकल गया हूँ, है ना। हमारे भाई जी दोनों अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी वापस आते वक्त भाई जी से मिलना है, फिर से उनके साथ ही नीचे उतरना है। पहले तो मुझे लगा कि मैं आसानी से ऊपर तक ट्रैक कर लूँगा, पर जैसे जैसे दोपहर हो रही थी और धूप तेज़ हो रही थी, स्नो सॉफ्ट होने लगी थी और मेरे जूते अब बर्फ़ में घुटनों तक अंदर जा रहे थे। हर कदम एक स्ट्रगल बनता जा रहा था, और सबसे बड़ी बात, ना खाने के लिए कुछ बचा था, ना पीने के लिए पानी था। जाना तो मैं ऊपर तक चाहता था, बट आई थिंक लेट हो गया। वहाँ से निकला था। आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था, थे तो बस ये खामोश बर्फीले पहाड़, घने जंगल और मैं। थोड़ा और क्लाइंब करने के बाद समझ आया कि अब इससे आगे जाना पागलपन नहीं, बेवकूफ़ी होगी। इस पहाड़ ने मुझे सिखा दिया था कि हिम्मत और बेवकूफ़ी में सिर्फ एक पतली सी लकीर है, और आज मैं उस लकीर को पार नहीं करना चाहता था। पहाड़ की इस सीख को रिस्पेक्ट करते हुए वापस जाने का डिसीजन लेके मैं नीचे उतरने लगा। पर नीचे उतरते वक्त जो मैंने देखा वो मैंने कभी सोचा नहीं था। इतनी ऊंचाई पर इस रिमोट विलेज में मेरे सामने एक पूरा ग्रुप स्नोबोर्डिंग कर रहा था, और उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि ये कोई प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं थे। ये थे उदयपुर के डॉक्टर्स जो वीकेंड में यहाँ एडवेंचर के लिए स्नोबोर्डिंग प्रैक्टिस करने आते हैं। उस वक्त बस एक ही बात दिमाग में आई, जो होता है सच में अच्छे के लिए ही होता है। आप प्रोफेशनली करते हो या फिर पर्सनली तो क्या हम लोग अपने एडवेंचर के लिए? स्कीइंग का गैजेट कहाँ से लेके आते हो? ये कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। और अगर मैं समिट तक पहुंच गया होता तो शायद ये सीन मिस कर देता। एंड यहाँ हमारे भाई जी का लगभग आधा काम ख़त्म हुआ है। अभी उस साइड पूरा बचा है, उसको खाली करेंगे। फिर ये छोटा सा घर है, उसको खाली करेंगे। भाई जी ने मुझे बोला है कि आप नीचे जाओ एंड तब तक आराम करो, हम आपको नीचे मिलेंगे एंड साथ में लंच करेंगे। और उनको बाय बोल के मैं निकल गया गांव एक्सप्लोर करने। यहाँ का जीवन जो है वो बहुत स्थिर है। लोग यहाँ पे अपने खेतों में जाते हैं। यहाँ पे आप लोग आंटी साल भर रहते हो क्या? और खेती साल भर चलती है? नहीं, फिर सितंबर तक। सितंबर तक। तो इस खेत में क्या क्या लगाया है आपने? फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, मटर। आलू मटर, फूल गोभी। अच्छा, तो अभी ये सीज़न ख़त्म हो गया है, अब दोबारा अब शुरू होगा। विंटर के टाइम में ज़्यादा दिक्कत होती होगी ना? ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा पक पाए तब। हाँ, ऐसे में नहीं। ऐसे में गणेश फूले से बेटा रोज।
तो ग्लेशियर तो यहाँ तक तो नहीं आता होगा गांव तक? वो तक तो आते हैं आते हैं? कभी कभी। ये बीच वाले से आता है क्या? बीच वाला ना? अच्छा, तो मोस्टली यहाँ पे लोगों का जीवन खेती से, या काफ़ी लोग नीचे चले गए वहाँ पे अपना बिजनेस कुछ कर लिया। वो यहाँ से भी चल जाते हैं जॉब करने। हाँ, हाँ। यहाँ घर में होते खेत से। अच्छा, तो आप यहीं रहते हो इसी गांव में? भेड़ का इस्तेमाल किस लिए होता है? दूध के लिए या फिर खून? ओह सॉरी, ऊन के लिए। ऊन के लिए भी और इनका मतलब सूप साफ पीने के लिए हमारे। अच्छा, तो इतने वेट से हो जाते हैं हाँ जी, आपके ये पास? तो कम है अभी। अच्छा। पहले होते थे बहुत, अब कम है। अच्छा, हाँ जी, अब लोग भी इतना रखते नहीं है ना। हाँ। शक होता है इनका। हाँ हाँ। तो अच्छा। हमारे को मिलता नहीं है ना जी। हाँ, हाँ। जंगल में ले जाना इनको। हाँ, ऊपर फिलहाल मिलता नहीं है जी। ऊपर जाते हैं आप? ऊपर जाते हैं। टॉप लोग पे? रखते हैं लोग। अच्छा, वो टॉप पे जाते हैं। हाँ, ऊपर जाते हैं। अच्छा, ओके। मैं वापस पहुंच जाता हूँ त्रिलोकीनाथ गांव, क्योंकि मुझे अभी मंदिर दर्शन करना था। जब आप ऊपर गांव पहुंच जाते हो तो आपको दिखेगा ये डोगरा होम स्टे, जिसके नीचे है ये दुकान जहां आपको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा। और ये होम स्टे भी उन्हीं भाई जी का है, और मंदिर के लिए यहीं से आपको ऊपर की तरफ जाना है। अगर गली गली आओगे तो यहाँ पे छोटा सा पैसेज है निकलने के लिए, एंड सामने मंदिर दिख जाएगा। बगल में यहाँ पे भी पूजा का सामान बिक रहा है। ये एकदम प्यार से मेरे बगल में आके बैठ गया, और हम दोनों मिलके जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनको देख रहे। मंदिर दर्शन करने के बाद मैं निकल गया गांव की गलियों को एक्सप्लोर करने। 20 घर और करीब 250 लोगों के इस गांव में आपको ज़्यादातर घर लकड़ी और मिट्टी से ही बने हुए दिखेंगे, क्योंकि जब यहाँ विंटर्स में टेम्परेचर -20 डिग्री से भी नीचे गिर जाते हैं, तब ये सिंपल से दिखने वाले मिट्टी के घर ही इनको उस ठंड से बचाती है। यहाँ पे लोग लकड़ियों से ही कुकिंग का काम करते हैं। गांव घूमते घूमते मुझे कॉल आता है भाई जी का, जिन्होंने मुझे आज अपने घर पे लंच पर भी इनवाइट किया है। भाई जी से मिलके और करीब 5 मिनट इन गलियों में चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं उनके घर। भाई और ये घर 60 साल पुराना मिट्टी से बना हुआ घर है। ये है भाई जी का किचन, जहां हम लोग अब खाना खाएंगे। बैठो भाई। नहीं तो ये पूरा मिट्टी का है। मैं आपको ऊपर रूम दिखाऊंगा अभी। हाँ हाँ। टोटल मिट्टी होगी, पर इसमें भी कुछ कर दिया ना। नहीं किया इसने। इसको दे ऊपर वाले रूम दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। खाना खाने के बाद भाई जी ले गए मुझे अपने घर दिखाने। अच्छा, ये ड्राई की चर्बी। किस चीज़ की चर्बी? भेड़ की? अच्छा। तो अभी अपने राजीव भैया मुझे उदयपुर तक ड्रॉप कर देंगे, एंड उसके बाद फिर ये अपने ऊपर की तरफ आ जाएंगे और मैं अपना रूम की तरफ चला जाऊंगा। मैं आया तो यहाँ अकेला ही था, पर यहाँ से अकेला जा नहीं रहा हूँ। जा रहा हूँ एक नई कहानी लेकर, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कुछ यादें लेकर जो कभी धुंधली नहीं होंगी, और कुछ नए दोस्त बनाकर जो कभी अनजान नहीं रहेंगे।